बीए फाइनल ईयर के सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हमने जो है परसों अरस्तू वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और जो है उसका दास्ता का सिद्धांत वाला प्रश्न जो है हमने वो शुरू किया था। कल जो है आपको इसकी दास्ता के सिद्धांत के बारे में बताया था, 4 बिंदु पे चर्चा की थी और उसके 2 प्रकार वो कल बताए थे। आज जो हैं हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि उसने दास्ता के सिद्धांत पर क्या क्या शर्तें लगा दी थी और इसके सिद्धांत की विद्वानों द्वारा जो आलोचना की गई है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा ब्रीफली नज़र कर वाले पे डाल देते हैं हम कि कल हमने क्या बताया था। तो देखो, कल जो है उसने दास्ता के सिद्धांत में बताया था कि दास्ता प्राकृतिक है, क्योंकि कहता है कि प्रकृति ने लोगों को कुछ को गुणी, कुछ को अवगुणी, अज्ञानी, ज्ञानी, ये प्रकृति ने बना के भेजे हैं। प्रकृति ने बना के भेजे हैं तो प्रकृति दास्ता जो है वो प्राकृतिक है, क्योंकि कुछ लोग ये कहता कि दास बनने के लिए पैदा हुए हैं और कुछ लोग जो है राजा या मालिक बनने के लिए पैदा हुए हैं। इसलिए ये कहता कि प्रकृति ने बना के भेजे हैं, किसी को विद्वान भेजा है तो किसी को मूर्ख बना के भेजा है। तो विद्वान है वो राज ही करेगा और मूर्ख जो है वो दास ही बनेगा। इसलिए कहता कि दास्ता प्रकृति प्रदत्त है। कहता कि ये संपूर्ण समाज के लिए लाभप्रद है, क्योंकि दास जो हैं जब स्वामियों का सारा काम करेंगे तो स्वामी लोगों के कल्याण के लिए बढ़िया, राज्य के लिए बढ़िया कार्य कर पाएंगे। इसलिए संपूर्ण समाज के लिए क्या है, ये लाभप्रद है। नैतिक भी है कहता, क्योंकि जब दास है उसके पास बुद्धि नहीं है, तो जब वो गुणी व्यक्ति के संपर्क में रहेगा तो एक जनरल कहावत बोलते हैं, अपने के साथ रहते हैं तो रंग नहीं, बुद्धि तो आ ही जाती है। तो कहीं ना कहीं गुणी व्यक्ति के संपर्क में रहेगा तो क्या है, उसमें भी कुछ न कुछ गुणों का विकास होगा। तो इसलिए अवगुणी व्यक्ति दास अज्ञानी है तो उसके ज्ञान में वृद्धि होगी। इसलिए नैतिक दृष्टि से इसलिए सही है कि अगर वो गुणी व्यक्ति के संपर्क में दास रहेगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं बुद्धि का तत्व विद्यमान होगा, प्रबल होगा। और दास था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का अंग, क्योंकि दास जो है उस समय यूनान में दास प्रथा बहुत थी और दास जो है पूरी अर्थव्यवस्था को संभाले हुए थे। लगभग अर्थव्यवस्था दासों पर टिकी हुई थी। तो ऐसे समय में दास प्रथा को अस्वीकार कर देने से पूरी अर्थव्यवस्था, राजनीतिक, सामाजिक संतुलन बिगड़ने का बड़ा डर था। इस हिसाब से भी अरस्तु ने क्या है, दास प्रथा का समर्थन किया था। 2 प्रकार की सब दास्ता बताई थी, एक स्वाभाविक दास्ता और एक कानूनी या वैधानिक दास्ता। स्वाभाविक दास्ता में अरस्तु कहता है कि जो मंदबुद्धि, अकुशल, अयोग्य व्यक्ति हैं वो हैं स्वाभाविक दास, और युद्ध में जिनको हम जीत के लाते हैं और फिर उनको दास बनाते हैं तो वो होती है कानूनी दास्ता। ये जो कल हमने किया था उसकी पे जो है वो ब्रीफली हमने चर्चा कर ली। आज देखते हैं कि उसने क्या शर्तें लगा दी थी दास प्रथा पे। दास्ता के संदर्भ में विचार तो दिए, लेकिन इसने कुछ इस पे शर्तें भी लगाई थी। तो क्या क्या थी? नंबर 1 देखो पॉइंट, युद्ध बंदियों के संबंध में, यानी जिन्हें हम युद्ध में जीत कर लाते हैं उनके संबंध में। तो अरस्तु कहता है कि दास्ता या दास प्रथा 2 प्रकार की होती है, एक होती है प्राकृतिक और एक होती है कानूनी। तो प्राकृतिक दास तो वो होते हैं जिनका शारीरिक विकास नहीं होता, जो मानसिक रूप से बुद्धिहीन होते हैं, अयोग्य होते हैं, अज्ञानी होते हैं। तो ये सारे जो हैं प्राकृतिक दास्ते में आते हैं। और कानूनी दास वो होते हैं या वैधानिक दास वो होते हैं जिनको युद्ध में पराजित करके हम लाते हैं। तो अरस्तु जो है वो इनको कानूनी दासों को दास नहीं कहता। वो कहता है कि कई बार युद्ध जो है वो ज़रूरी नहीं कि न्याय संगत हो। न्याय संगत का मतलब होता है जिनका औचित्य हो। कई बार युद्ध वैसे भी हो जाते थे अपने विस्तार को बढ़ाने के लिए, अन्य किसी कारणों से राजा युद्ध कर लेता था, तो सभी युद्ध सही हों ये जरूरी नहीं है, अरस्तु कहता था। कई बार जो विजय है हमारी वो अनैतिक भी हो सकती है। तो कहता कि युद्ध बंदियों में जो आपने जिसको जीता है उनमें अरस्तु कहता है कि उन्हीं व्यक्तियों को दास बनाया जाए जिनकी बुद्धि विजेताओं की अपेक्षा कम हो। भी जिस राज्य ने उनको जीत लिया और फिर वो दास बना रहे हैं, तो जिसका वो दास बन रहा है कम से कम ये ज़रूरी हो कि वो उससे ज़्यादा गुणी हो। ऐसा नहीं हो कि दास तो ज़्यादा गुणी हो और मालिक जो है वो अज्ञानी हो, तो ऐसा नहीं होगा कभी भी। कहता युद्ध में आप जीत के लाए हो तो ज़रूरी नहीं है कि जीत के आप जिन लोगों को दास बना दिया वो सारे मूर्ख हैं, सारे अयोग्य हैं, उनमें बुद्धिमान भी तो हो सकते हैं। इसलिए उन्हीं व्यक्तियों को दास बनाया जाए, या दास जो
अज्ञानी हैं और जो कम से कम जिसका वो दास बन रहा है वो मालिक उससे ज़्यादा बुद्धिमान होना चाहिए, ऐसा ना हो कि दास ज़्यादा बुद्धिमान हो। तो पहला इसने शर्त लगा दी युद्ध बंदियों के संबंध में कि केवल विजेताओं, जो युद्ध बंदियों को तभी दास बनाया जाए जब वे विजेताओं की अपेक्षा बुद्धि में हीन हों। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 है व्यवहार के संबंध में। अब क्या है, अरस्तु कहता है कि दास जो हैं, अगर जो मालिक है वो दासों का अच्छी तरीके से पालन पोषण करेगा तो ये क्या है, दास और स्वामी दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि देखो, दास जब सारे घर के काम करेगा, उनकी सेवा करेगा, तो दास की भी ध्यान रखना, दास के प्रति भी मालिक के कुछ न कुछ कर्तव्य होंगे भी दास का अच्छा पालन पोषण हो, उसको सब रहने खाने का व्यवस्था हो, जो उसकी मतलब व्यवस्था है दास की, उसको भी तो पूरी करे, वो मालिक की जिम्मेदारी है। और उसने कहा कि स्वामी को हमेशा जो है दासों के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि दास है तभी वो काम कर पा रहे हैं। अरस्तु कहता तो दास की महत्वपूर्ण भूमिका है, स्वामी को अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और उन्हें जो है, जो कहता कि मालिक दास के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो राज्य क्या करे, उन मालिकों को दंडित करे। तो कहने का मतलब था, ये उसने प्रतिबंध लगा दिया भी दास तो आप बना लिया, लेकिन आपको दासों का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनके पालन पोषण का ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखना पड़ेगा मालिक को। अगर कोई मालिक ऐसा नहीं करता है तो क्या है, राज्य क्या करे, उस मालिक को दंडित करे। नंबर 3 है मुक्ति के अवसर। वो कहता है कि दासों को मुक्ति का मार्ग भी दिखाया जाना चाहिए, वे आपको मुक्त कर देंगे, ऐसा अवसर भी देना चाहिए। जैसे बीच उसने अरस्तु ने ये बताया था भी अगर दास के अंदर बुद्धि का तत्व प्रबल हो जाता है, वो विद्वान हो जाता है, तो उसे दासता से मुक्त कर देना चाहिए। तो इसलिए उसने कहा भी उसे मुक्ति के अवसर भी प्रदान करने चाहिए। ये नहीं भी उसको आजीवन ही दास बनाए रखो, वे अयोग्य है, अज्ञानी है, लेकिन वो मालिक के साथ रह के धीरे धीरे उसके गुणों को सीख करके अगर वो अच्छा और विद्वान व्यक्ति बन जाता है तो उसे क्या है, दासता से मुक्त कर देना चाहिए। चौथी बात ये कहता है कि यूनानी को दास नहीं, ये यूनानी था तो ये क्या कहता है कि यूनानी, ये कहता था कि यूनानी व्यक्ति तो हमेशा ही बुद्धिमान होते हैं, ये जातीय अहंकार से प्रेरित था। ये कहता है यूनानी व्यक्ति सारे ही बुद्धिमान होते हैं, इसलिए यूनानी व्यक्ति को तो कभी भी दास बनाया ही नहीं जा सकता। दास दूसरे बनाओ, यूनान का व्यक्ति दास नहीं बनाया जाएगा कभी भी। क्योंकि कहता है यूनानी तो जन्म से ही टैलेंटेड होते हैं, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। ये इसका अहंकार था, जातीय अहंकार। तो इसने कहा कि यूनानी को कभी दास नहीं बनाया जा सकता। और 5वां वंशानुगत नहीं, यानी कहता है दास का पुत्र दास रहेगा आगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जैसे वंशानुगत होता है भी राजा का पुत्र राजा, तो जिसका पुत्र आगे उसका उत्तराधिकारी बने और उसका शासन संभाले, वो वंशानुगत होता है। तो दासता के बारे में कहता है कि दास जो है ना कभी भी वंशानुगत नहीं होंगे। या आपने दास बना रखा है किसी को, कल का आप जो है उसका पुत्र आगे हो तो उसको भी आगे दास बना लो, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई ज़रूरी नहीं है कि दास अयोग्य है तो उसका पुत्र भी अयोग्य होगा, पुत्र विद्वान भी हो सकता है, तो पुत्र गुणी भी हो सकता है। ऐसे में जो है ना वो वंशानुगत नहीं होगा। दास का पुत्र जो है वो ज़रूरी नहीं है कि अब दास बने, सिर्फ ये गुणों के आधार पर ही दास बनाया जाएगा, न कि वो उसका पुत्र है। अगर उसका पुत्र विद्वान है और उसका पुत्र गुणी है तो उसको दास नहीं बनाया जा सकता। ये इसने कुछ 5 शर्तें जो हैं इसने दासता के ऊपर लगा दी थी। अब जो है दास प्रथा की आलोचना, विद्वानों ने जो है वो दास प्रथा की आलोचना की है। क्या क्या की है? नंबर 1 है मानव समूह का विभाजन नहीं। आलोचक कहते हैं कि अरस्तु ने जो है ना ये बता दिया कि एक वर्ग तो बुद्धिमान व्यक्तियों का बता दिया कि बुद्धि के आधार पर हैं जो वो सारे मालिक होंगे। एक वर्ग बता दिया कि जिनमें बुद्धि नहीं है, अयोग्य हैं, उनको क्या है दास बना लिया जाएगा। तो आलोचक कहते हैं कि किसी भी मानव समूह का इस तरीके से विभाजन जो है ना वो कभी भी संभव नहीं हो पाता कि मानव को गुणों के आधार पर आप ऐसे बांट रहे हो, तो आप इनके विवेक का कैसे टेस्ट करोगे भी ये दास बनने के लायक है कि नहीं है? ऐसा कोई मापदंड नहीं है। तो इसलिए जो है ना वो मानव समूह के विभाजन को कभी भी उचित नहीं मानता कि मनुष्य के समूह को आलोचक कहते हैं कैसे कभी भी ऐसे 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता भी ये बुद्धियाँ को एक अलग, बुद्धिमानों का एक अलग वर्ग बना दिया और जो मूर्ख हैं या जो अयोग्य हैं उनका एक अलग वर्ग बना दिया। ऐसा कभी भी बढ़ता नहीं है किसी भी समाज के अंदर। तो इस तरीके से पहली आलोचना है कि मानव समूह का जो विभाजन है वो असंभव है। दूसरा है विभाजन का सर्वमान्य मापदंड नहीं। तो आलोचक कहते हैं कि चलो एक टाइम मान भी लिया
कि इस तरीके से दो वर्ग में आपने विभाजित कर दिया। अभी बुद्धिमान व्यक्तियों का एक अलग वर्ग है और अयोग्य व्यक्तियों का एक अलग वर्ग है। तो कहता कि ये कठिनाई एक सामने आएगी कि एक विशेष व्यक्ति जो मान लो दोनों वर्गों में है, उसको किस वर्ग में रखा जाए। अब अरस्तु जो है वो कहता था कि दास जो हैं वो हष्टपुष्ट शरीर के होंगे। हष्टपुष्ट शरीर के जो लोग हैं जिनमें बुद्धि का तत्व नहीं है तो वो दासता के काम करेंगे। तो आलोचक कहते हैं भी ऐसा विभाजन का कोई मापदंड नहीं है, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जो हष्टपुष्ट शरीर का है वो दास है और जो दुर्बल शरीर का है वो मालिक है। ये चीज़ें कभी भी जो है ना, ये कोई किसी भी चीज़ के मापदंड नहीं होते। भी दास जो है उसके ये मापदंड हैं, तो ऐसे शारीरिक रूप से आप जो है ना कोई मापदंड निर्धारित नहीं कर सकते। इसलिए जो कहता है कि इसके विभाजन को मान भी लेना तो मापदंड क्या निर्धारित करोगे आप। अरस्तु ने जो कर दिए ये कोई मापदंड थोड़ी है कि हष्टपुष्ट शरीर है जिसमें बुद्धि नहीं है वो दास है, और जिसके अंदर विवेक है वो जो है वो शासक ही रहेगा हमेशा। तो ये कोई किसी भी व्यक्ति के गुणों को मापने का कोई निश्चित मापदंड नहीं है। ऐसे में जो है ना दास और जो मालिक है उनका विभाजन कर पाना संभव नहीं होता। तीसरा पॉइंट है अव्यवस्था और उपद्रव का कारण। कहता है कि अरस्तु जो है ना वो समाज में मालिक और दास दो वर्गों में बांट देता है, इन दोनों वर्गों में लोगों को। और इस व्यवस्था का परिणाम क्या होगा, वो कहते हैं, आलोचक कहते हैं इसमें क्या होगा, लड़ाई झगड़े ही होंगे। बस समाज को आप जब दो वर्गों में बांटोगे तो स्वाभाविक सी बात है कि एक वर्ग तो राज करने वाला और एक वर्ग जो गुलामी करने वाला, तो क्या होगा, इनके हित कभी ना कभी तो आपस में टकराएंगे। दास कितने टाइम तक दासता करेंगे, ये आप देखो पीछे मानव इतिहास उठा लो भी, व्यक्ति को आप गुलाम बनाए रखो तो कितने टाइम तक रहेगा, वो कहीं ना कहीं सिर उठाएगा, क्रांति करेगा। तो क्या है कि ये अव्यवस्था का कारण बन जाएगा। अगर अरस्तु ने जिस दासता के सिद्धांत को दिए, समाज के अंदर दो वर्ग और दोनों वर्गों में जो है ना दिन रात का फर्क, एक तो शासक और एक उसने गुलाम, ऐसे वर्ग को बांट दिया। तो ऐसे के अंदर समाज के अंदर लड़ाई झगड़े, उपद्रव, क्रांतियाँ, इनके होने की निरंतर संभावनाएं बनी रहती है। भी कब दास क्रांति कर दे, कब दास विद्रोह कर दें। तो इससे क्या है, अव्यवस्था की जो है ना वो अव्यवस्था का कारण ये व्यवस्था जो अरस्तु ने बताई बन जाती है। इसलिए समाज में जो है ना ऐसे दो वर्ग बनाना अरस्तु की नितांत भूल थी। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता व समानता की धारणा के विरुद्ध। ये देखो आज जो है हर जगह समानता और स्वतंत्रता की, फ्रांस की क्रांति से भी नारा था समानता और स्वतंत्रता भाईचारे का। तो समानता और स्वतंत्रता की धारणा जो है ना वो बहुत प्रबल है। भी हर व्यक्ति को समान समझा जाना चाहिए, हर व्यक्ति को स्वतंत्र समझा जाना चाहिए, क्योंकि जिसने मनुष्य के रूप में जन्म ले लिया तो मनुष्य का मनुष्य के साथ किसी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। है वो भी मानव, तो जाति धर्म बुद्धि इनसे क्या होता है, भाई कोई कम बुद्धि का है कोई ज़्यादा बुद्धि का है, तो इसके आधार पर ये थोड़ी भेदभाव हो जाएगा कि जिसके पास कम बुद्धि है उसको दास बना लो आप। तो समानता और स्वतंत्रता की जो इतनी प्रबल धारणा, और जो सभी देशों में जो ये धारणा अपनाई जाती है, उस धारणा के जो है ना बिल्कुल खिलाफ थी। क्योंकि इसमें जो है लोगों को न तो जो कम बुद्धि के उनको दास बना लिया तो उनकी स्वतंत्रता भी हनन होगी, उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा। तो इसलिए अरस्तु की ये जो धारणा है वो समानता और स्वतंत्रता के बिल्कुल खिलाफ है। तो विरोधाभासी सिद्धांत में क्या है कि आलोचक कहते हैं कि अरस्तु जो है उसकी बातों में ही कंट्रोवर्सी या विरोधाभास मिलता है। एक और तो वो कहता है कि दास जो होता है वो शारीरिक दृष्टि से पूरा हष्टपुष्ट होता है और बुद्धि का तत्व उसमें बिल्कुल जीरो होता है। परंतु साथ साथ वो ये भी स्वीकार कर लेता है कि जब वो गुणी व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो उसमें जो है बुद्धि के तत्व जो हैं वो पैदा हो जाएंगे और वो भी बुद्धिमान बन जाएगा। तो आलोचक कहते हैं कि ये बात समझ में नहीं आ रही कि जिसके पास बुद्धि नहीं है, बिल्कुल ही जीरो है, वो इतने आराम से सहज रूप से उसकी बुद्धि का विकास कैसे हो जाएगा। भी वो घर के काम करेगा, मालिक तो अपने राजकार्य में व्यस्त रहेगा, तो फिर उसमें इस तरीके से उसमें कैसे बुद्धि के गुण आ जाएंगे जिसमें दास के अंदर। अच्छा, यदि वो कहता है कि जब इनमें बुद्धि का तत्व नहीं है, मान लो दास, और आपने इनको दास बना लिया, तो ज़रूरी थोड़ी है अगर उन्हें बुद्धि डेवलप करनी है तो दास बना के क्यों, और भी बहुत से तरीके हैं, तो इसमें दास बनाने की क्या आवश्यकता है। और उन्हें तो जो है बड़ी एजुकेशन, श्रेष्ठ व्यक्तियों से उनका वैसे संपर्क स्थापित करवा के उनमें बुद्धि का तत्व पैदा किया जा सकता है। तो आलोचक कहते हैं कि इसका खुद का सिद्धांत विरोधाभासी है। कहीं तो ये कह देता है कि उनमें बुद्धि का तत्व पैदा हो जाएगा, फिर ये बताओ कैसे हो जाएगा, उनके संपर्क में उनकी गुलामी करेगा तो वो बुद्धिमान हो जाएगा। वे अपने ये समझते हैं कि साधारण सी बात है कि कई बार जो है अपने घर में
कोई नौकरानी का काम करता है, नौकर का काम करता है। अब ये समझते हैं कि मान लो वो अज्ञानी व्यक्ति है तो वो संपर्क में आके इतनी जल्दी बुद्धिमान बन जाएगा, ये संभव नहीं है। तो आलोचक कहते हैं ये तो कहता था कि बिल्कुल जिसमें बुद्धि का तत्व है ही नहीं उसको दास बनाओ। अच्छा, बुद्धि का तत्व नहीं है तो फिर उसमें उसके साथ जो है उसके घर के काम करने से उसमें बुद्धि का तत्व कैसे आ जाएगा, बताओ, आलोचक कहते। और आपने बुद्धि विकसित करनी है तो फिर उसको बड़ी एजुकेशन दो, और बहुत से तरीके हैं, ज्ञान दो उसको, मतलब गुलामी करवा के तो आप उसको बुद्धिमान नहीं बना सकते। तो आलोचक कहते कि इसके जो सिद्धांतों में बड़ा विरोधाभास था। लास्ट पॉइंट है जातीय अहंकार। वो मैंने बताया था आपको कि अरस्तु के दासता संबंधी विचारों में जातीय अहंकार बहुत झलकता है, उसका निजी स्वार्थ बहुत झलकता है। क्योंकि उसकी जो बात उसने कहा कि पहले तो कहता था कि युद्ध बंदियों को जो है ना वो दास बना लो, किंतु वो कहता है यूनानी है ना तो उसको नहीं दास बनाया जाएगा। क्यों? कहता कि यूनानी तो जन्म से श्रेष्ठ होते हैं। तो उसमें जो है ना ये बात कहना, अब ये कोई ज़रूरी थोड़ी है पर्टिकुलर यूनान के हैं तो सारे व्यक्ति बुद्धिमान ही होंगे। भाई बुद्धिमान और कम बुद्धिमान और अयोग्य व्यक्ति हर समाज में पाए जाते हैं, वो चाहे कैसा ही समाज हो। किसी में बहुत बुद्धिमान होंगे तो किसी में कम बुद्धिमान होंगे। तो लेकिन यूनान ऐसा कैसा देश आ गया जिसके अंदर सारे ही बुद्धिमान होंगे। तो आलोचक कहता है ये जातीय अहंकार से बड़ा प्रेरित था, अपनी जाति अपने यूनान को जो है ना लोगों को बड़ा श्रेष्ठ समझता था। तो अब यहाँ पे जो है ना वो विचारकों ने जो है इसकी इस तरीके से आलोचना दास प्रथा की थी। और अगर अपने बात करें कि आज के प्रजातंत्र की, तो यहाँ दास प्रथा का जो विचार है अरस्तु का निरंतर जो है वो हास्यपद सा लगता है, मजाक सा ही लगता है। अरस्तु जैसे इतने बुद्धिमान व्यक्ति का दास प्रथा का समर्थन करना, ये बात तो थोड़ी समझ में नहीं आती भी। इतना बढ़िया विद्वान था अरस्तु और वो ऐसे दास प्रथा की बातें करता है, तो ये बात जो है ना अच्छी बात नहीं है। और मतलब दास प्रथा का समर्थन उसने किया, ये बात समझ में नहीं आती भी इतने बड़े विद्वान ने दास प्रथा का समर्थन कैसे किया। अरस्तु का जो ये दासता का सिद्धांत था ये कौटिल्य या चाणक्य की विचारधारा से मिलता जुलता ही था। कौटिल्य ने भी दासता का समर्थन किया था, लेकिन बस थोड़ा फर्क इनके अंदर दोनों में यही था भी चाणक्य ने या कौटिल्य ने अरस्तु की बजाय दास को मुक्ति के अवसर, आज़ादी के अवसर बहुत ज़्यादा प्रदान कर दिए थे। लेकिन अरस्तु लिमिटेशन में करता था। अरस्तु तो सिर्फ इतना कहता था भी अगर उसमें बुद्धि का तत्व पैदा हो जाए तो उसको दासता से मुक्त कर दो। तो अरस्तु का ये था दासता का सिद्धांत। हालांकि जो है ये सिद्धांत इसने बताया, लेकिन आलोचकों ने आलोचना करके भी इसकी आलोचना भी की, जो बिल्कुल सही भी थी कि वर्तमान समय में और उसी समय में या किसी भी समय में व्यक्ति को इस तरीके से दास बनाना कहीं भी उचित नहीं है। समानता और स्वतंत्रता की धारणा को अपनाना चाहिए और प्रत्येक मनुष्य ने जिसने मानव के रूप में जन्म लिया सभी समान हैं। वो उन्हें किसी भी आधार पर जो है किसी को निम्न और किसी को उच्च नहीं समझना चाहिए। किसी में अगर बुद्धि का तत्व कम है तो उसे दास बना लेना ये कदाचित भी उचित नहीं है। तो इस तरह आज जो है ये टॉपिक अपना अरस्तु का दासता सिद्धांत जो है वो ख़त्म होता है। कल हम अरस्तु के नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।